हेलो स्टूडेंट, विभिन्न परीक्षाओं को लेकर हमारी जो टेस्ट सीरीज चलती है यूट्यूब पर, उसका अगला प्रश्न पत्र है ये। इस प्रश्न पत्र में आपका हमने जीएस कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। भारत ने किस देश के साथ तर्कस नामक युद्ध अभ्यास संपन्न किया है? किस देश के साथ होना चाहिए? तर्कस युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच होता है तर्कस युद्धाभ्यास। अगला क्वेश्चन है, किस एक जनजाति में बहुपति प्रथा का चलन नहीं है? बहुपति प्रथा, जो आपके एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं तो उसे बहुपति प्रथा कहा जाता है। ये टोडा जनजाति में जो सबसे ज्यादा इसी में प्रचलित है, आज भी बहुत आपका टोडा जनजाति में ये प्रचलन है। जौनसारी जनजाति में ये प्रथा थी, इसके लिए जानी जाती थी, लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे ये खत्म हो रही है। कोटा जनजाति में भी ये प्रथा पाई जाती है। खासी जनजाति में ये प्रथा नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टैली है, मैकेफी है, डाल्बी है या मैकसेट? तो इसमें से मैकेफी आपका बहुत ही फेमस क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो वायरसों से हमारे सिस्टम या कंप्यूटर की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा नहीं है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा जावा आपका हाई लेवल लैंग्वेज, सी हाई लेवल लैंग्वेज, सी प्लस प्लस भी हाई लेवल लैंग्वेज, टोरेकल नहीं होती। तो ये इसका सही आंसर होगा, टोरेकल कोई आपके कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस एक को हाफ बाइट भी कहा जाता है? हाफ बाइट मतलब 8 बिट की एक बाइट बनती है, तो 8 द्विधारी अंकों की, तो जो 4 बिट है उससे बनता है निबल। क्या बनता है? निबल। इसीलिए निबल को हाफ बाइट बोलते हैं, क्योंकि बाइट बनती है 8 द्विधारी अंकों से, जबकि निबल बनता है 4 द्विधारी अंकों से। एक आपके 8 बिट और 4 बिट। पेंटिनियम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेंटिनियम शब्द आपके जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उनके माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। पेंटिनियम इसी ब्रांड नेम से माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में बेचे जाते हैं। वह इंटरनेट सुविधा जिसमें दूरस्थ कंप्यूटर में लॉग ऑन कर सकते हैं क्या कहलाती है? दूरस्थ कंप्यूटर मतलब किसी दूर बैठे हुए आप इसमें एक देश से दूसरे देश में भी आपके कंप्यूटर को लॉग ऑन कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर से विभिन्न तरह की आपकी जो सेवाएं हैं वो प्रदान कर सकते हैं, तो उसे टेलीनेट बोलते हैं, यानी कि दूरस्थ कंप्यूटर सेवा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन की विधिक एवं वैधानिक सत्ता का अंत किस दिन हुआ? विधिक और वैधानिक सत्ता, विधिक और वैधानिक सत्ता, भारत में ब्रिटिश सत्ता का अंत तो आपको 15 अगस्त 1947 के दिन हो गया था, लेकिन विधिक और वैधानिक का मतलब यह है कि अंग्रेजी कानून से हमें किस दिन आपका जो मुक्ति है वो मिली थी, क्योंकि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम बनाया था वो अंग्रेजों ने ही बनाया था, और जब हमें भारत में सत्ता का हस्तांतरण करा तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारी व्यवस्था नहीं बन जाती, यानी कि तुम्हारा संविधान नहीं बन जाता है, तब तक तुम अपना देश का जो संचालन करोगे वो आपके इसी जो अधिनियम है उसके तहत करोगे। तो हमारे देश में आपका जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ तब तक अंग्रेजों के ही जो विधि थी, यानी कि कानून था, उसी से हमारा देश चलता था। इसीलिए शब्द है देखो, विधिक व वैधानिक सत्ता का अंत, तो वो हुआ 26 जनवरी 1950 के दिन, क्योंकि इस दिन से भारत ने अपना संविधान पूर्णतः अपना लिया और अंग्रेजों का जो आपका एक तरीके से डोमिनियन था वो पद खत्म हो गया अंग्रेजों का, और अंग्रेजों की जो हमारे देश में कानून थे वो भी खत्म हो गए, भारत का अपना कानून लागू हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। सूरत अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल के बीच इसी अधिवेशन में विभाजन हो गया था, और जो नरम दलीय लोग थे वो अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब रहे, अन्यथा यहाँ पर आपका जो गरम दल है जिसमें आपका लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक होते थे, उन तीनों में से आपका एक को आपके यहाँ पर अध्यक्ष बनना था, तो वो अपना कामयाब नहीं हुए और उन्हें 8 सालों के लिए कांग्रेस से निर्वासित भी कर दिया गया था, जिसे कांग्रेस का सूरत विभाजन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज का मुख्यालय बंबई के अतिरिक्त किस शहर में बनाया गया था? आर्य समाज का मुख्यालय बंबई के अतिरिक्त लाहौर शहर में था। एक्चुअल में आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, लाहौर में थी। आपके 1877 में उसका मुख्यालय बंबई स्थानांतरित किया गया, तो लाहौर में भी इसका एक मुख्यालय
हुआ करता था। आपके शुरुआत ही आर्य समाज की यहाँ से हुई। लॉर्ड डलहौजी के व्यवगत के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार कौन सी रियासत हुई थी? सबसे पहले जो आपका व्यवगत हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने किस आपकी रियासत को अंग्रेजी शासन में मिलाया था? तो वो था आपका सतारा। सबसे पहले आपका सतारा को व्यवगत सिद्धांत के तहत, यानी कि जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, हड़प नीति डलहौजी की, उसके तहत मिलाया गया पहला जो आपका रियासत थी वो सतारा थी। निम्नलिखित में से किसे दक्कन का टोडरमल कहा जाता है? दक्कन का टोडरमल कहते हैं मलिक अंबर को। मलिक अंबर को, जो मंत्री था आपके अहमदनगर राज्य का, इसने उस क्षेत्र में रेयतवाड़ी प्रथा का बहुत शानदार तरीके से आपका प्रचलन किया और उसे बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया। तो इसी के कारण से उसे, क्योंकि टोडरमल आपके दहसाला भूमि बंदोबस्त के लिए जाना जाता है, तो दक्षिण में भूमि बंदोबस्त की रेयतवाड़ी सिस्टम को लागू करने वाला जो व्यक्ति था वो आपका मलिक अंबर था। इसी के कारण इसे दक्कन के टोडरमल की उपाधि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका बिहार का जो विक्रमशिला जिला है उसी में होता था, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर। तो उसका जो स्थापना की थी वो धर्मपाल ने की थी। पालवंशीय शासक था गोपाल, जो आपका, जिसने पालवंश की स्थापना करी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उसका बेटा जो धर्मपाल था वो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसी ने पालों की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और इसी के समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रिपिटक का अंग नहीं है? त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक तीनों हैं। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं उनका आपका संग्रह है। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध की विभिन्न तरह के आपके कथाएं हैं, ये उनके पूर्व जन्म की, तो वो जातक हैं। त्रिपिटक में ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है, तो जातक इसमें से नहीं होगा। चक्रवात का शांत क्षेत्र कहलाता है। देखो चक्रवात जब घूमता है, ठीक है, तो चक्रवात का जो आपका पथ होता है, इसमें चक्रवात की परिधि में उच्च वायुदाब होता है और जो केंद्र होता है वो निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। तो इसी कारण जब चक्रवात की धारा अंदर चले जाती है तो ऊपर उठती है। जब वो ऊपर उठती है तो ऊपर जाकर के जब फैलती है तो इन सब क्षेत्रों में तो बारिश होती है, लेकिन इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती है, जिसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। ये चक्रवात की आंख ही चक्रवात का सबसे शांत क्षेत्र होता है, क्योंकि इसमें वर्षा नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, दो कणों के आपस में जुड़ने को संलयन कहा जाता है। जब जुड़ करके एक, जो आपका विखंडन का सिद्धांत है उसमें क्या है, जब एक भारी कण आपका दो अलग अलग कणों में टूटता है तो उसे विखंडन बोलते हैं। तो उसमें भी आपका जो मास होता है उसका क्षय होता है, उससे एनर्जी में कन्वर्ट होती है वो क्षय। और वैसे ही आपका जब दो चीजें टकराती हैं तो उसके फलस्वरूप भी मास का क्षय होता है, तो उससे भी आपका एनर्जी आपका पैदा होती है। तो इसी सिद्धांत पर सूर्य में जो आपका हीलियम गैस है उसमें आपके हाइड्रोजन और हीलियम, उसमें नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये संलयन का मतलब जुड़ाव है। सूर्य और तारों में आपका ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही होता है। अगला क्वेश्चन है, बादल फटने से आशय है। बादल फटने से आशय क्या होता है? बादल फटने का मतलब तीव्र और मूसलाधार वर्षा है। जब बारिश बहुत तेज होती है, मूसलाधार होती है, मतलब कुछ ही मिनटों के अंदर बहुत सारा पानी आपके जमीन पर गिर जाता है, तो उससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसी को बादल फटना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क कौन सा है? लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लोहमाक्षिक। तो इसमें से जो सबसे अच्छा लोहा होता है वो मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा होता है। इस और में सबसे ज्यादा मात्रा में आपका लोहा पाया जाता है, क्योंकि अयस्क का मतलब धरती में एक ही तरह की जो खनिज है जो एक ही श्रृंखला में होता है, ठीक है, उसे और बोलते हैं। जब उसे परिशुद्ध रूप में लेते हैं तब उससे धातु निकल करके आती है। तो मैग्नेटाइट अयस्क से आपका लोहे के सबसे अधिक अंश पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से संबंधित है? सुंदरबन डेल्टा जो नदी बनाती है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जिस जगह पर गिरती हैं, तो अपने साथ ले जाए गए भारी आपके निक्षेप के कारण वहां जिस डेल्टा का निर्माण करती हैं, उसी डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? पश्चिमी घाट में आपका थालघाट दर्रा भी है, पालघाट भी है और आपका भोरघाट भी है। जो आपका थालघाट दर्रा है और भोरघाट दर्रा है ये महाराष्ट्र में पड़ते हैं।
जो मुंबई को नासिक और पुणे से जोड़ते हैं, और पालघाट दर्रा केरला में है, जो आपका तमिलनाडु को केरला के साथ जोड़ने का काम करता है। तो इसमें से आपका जो पीपली घाट दर्रा है वो सही आंसर है। पीपली घाट इसमें न होकर के अरावली पर्वत श्रृंखला में है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? काली मिट्टी का जो सबसे अधिक क्षेत्र है जो आपके भारत में, वो महाराष्ट्र में काली मिट्टी ये दक्कन ट्रैप में पाई जाती है, जिसका सबसे ज्यादा क्षेत्र महाराष्ट्र के भूभाग में आता है। तो इसका सही आंसर महाराष्ट्र होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। सुल्तानपुर अभ्यारण्य, यह आपका गलत हो गया। सुल्तानपुर अभ्यारण्य हरियाणा में है, ना कि उड़ीसा में, तो यही इसका सही आंसर है। सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटका में है। तोपचांची झारखंड में है, बिल्कुल सही है ये दोनों। इसमें से आपका सुल्तानपुर पक्षी विहार आपका हरियाणा में। भारत के विदेशी व्यापार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश कौन सा है? भारत का वर्तमान में जो विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है वो आपका अमेरिका है, तो इसी का महत्व सबसे ज्यादा होगा। अगला, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स मतलब दुनिया का सबसे खुशहाल देश आपका फिनलैंड बना था 2023 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा समान नागरिक किस प्रदेश द्वारा होना चाहिए, किस राज्य द्वारा समान नागरिक संहिता के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया? समान नागरिक संहिता के विरुद्ध प्रस्ताव मिजोरम में पारित किया गया है। तो ये 25 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।